अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वेट मैटर्स। हर थर्सडे की तरह इस थर्सडे भी 3 से 4 बजे के प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ आमना जावेद और मेरे साथ हैं आज हम हर थर्सडे की तरह हर दफ़ा हम नया से नया टॉपिक जो है जिस पर हम बात करते हैं। इस दफ़ा हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है नो अबाउट योर इम्पोर्टेंट नंबर्स। हम इम्पोर्टेंट नंबर्स पे बात कर रहे हैं। एक नया टॉपिक है जिसमें हम आपको कुछ नई से नई इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करेंगे। सर आज हम जिस पर बात करेंगे उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि सर प्रोग्राम शुरू होने से पहले मुझे कह रहे थे कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। सर कह रहे थे कि मेरी अगर आवाज़ ठीक ना आए तो क्या होगा, मेरी आवाज़ ठीक नहीं है। तो हम पहले ही अपने व्यूअर्स को बता देते हैं कि अगर टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से मेरी या सर की आवाज़ अगर ख़राब हो तो प्लीज़ इसको हम माफ़ कर दीजिएगा। और साथ साथ सर की आवाज़ टेक्निकल ग्लिचेस के साथ साथ तबीयत की वजह से मेरी सही आए। तो कहीं पर अगर आवाज़ बंद हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि सर की जो है आवाज़ बंद होगी। सर हम प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम किन किन पॉइंट्स पे बातचीत जो है करेंगे। आज बेसिकली ऐसे नंबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वेट को कंट्रोल करने में जिनका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेप होता है कि इससे हमें एक्चुअल डायरेक्शन मिलती है कि हमने आगे करना क्या है। इसके बारे में बात करने से पहले हम लोग अपने लास्ट प्रोग्राम की हाईलाइट्स देखेंगे जिसमें हम ये जानेंगे कि लास्ट टाइम हमने क्या बात की थी और फिर हम अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। Really interferes with weight loss। काफी इंटरेस्टिंग मिथ है जी जिस पे रोजाना वेट अगर हम करेंगे तो उससे फायदा जो है वो क्या होगा। अच्छा, उसमें होता है कि जब हम रोजाना के हिसाब से वेट कर रहे होते हैं तो हमको पता चल रहा होता है कि हम किस एंड की तरफ मूव करें। फॉर एग्जाम्पल अगर रोजाना वेट नहीं कर रहे और हफ्ते बाद हम वेट कर रहे हैं, हमें पता चलता है कि जी ½ kg और 1 kg जो हमने गेन कर लिया, सो हम उस हफ्ते के बाद जो है 7 डेज के बाद उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर हम रोजाना चेक करेंगे और हमें नजर आ रहा होगा कि ये बड़ा है, कल की निस्बत आज ये बड़ा हुआ है, तो फौरन साइकोलॉजिकली भी हमें एक मैसेज मिलेगा कि नहीं आज मैंने इसको जो है वो मेंटेन। सर ये भी एक सजेशन आती है कि इजी एक्सेस में होना जो वेइंग मशीन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपकी इस बात से मुझे मैं दफा पहले भी बात करी तो मेरे ज़हन में इमेज आई कि हमारी जानने वाले हैं तो उन्होंने अपनी वेइंग मशीन जो है बेसमेंट में जो ये पड़ी होती है पेटियां शेटियां जो पड़ी हुई होती हैं उसकी भी साइड पे करके रखी हुई, कोने पे साइड पे करके रखी हुई होती है कि वेट करना पड़ जाए तो कोई मुश्किल से जो है वेट करना पड़े। एक तो वेट मुश्किल है उठाना, ऊपर से वेट मशीन उठाना जो है उससे भी ज्यादा मुश्किल बना दिए। तो इजी एक्सेस को हमने जितना हम इंसान लोगों को ये ऑब्सेशन जो है वो फील होना शुरू होती है कि वो हर थोड़ी देर बाद वेट करेंगे या हर रोज अगर वेट करेंगे तो समटाइम्स लोग कहते हैं कि नहीं ये जरा अगर वेट कम नहीं हो रहा या कुछ हम जो रिजल्ट चाह रहे हैं वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं अगर मिल रहा तो वो एक डिप्रेशन का फेज जो है वो आना शुरू हो जाता है अक्सर लोगों को। तो यहाँ पे एक सजेशन है कि अगर ऐसा है कि अगर आपको वेट करने से कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है तो इसका वेट करने से या ना करने से ताल्लुक नहीं है। इट मींस कि आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में हैं। तो आपको पहले अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को डील करना जरूरी है बजाय इसके कि पहले अपने वेट को डील करें आप कि वेट इसका यकीनी तौर पे आपको निशानदेही मिलती होगी कि ऐसा इंसान जिंदगी में और भी बहुत से मराहल से जो है वो गुजरता होगा और वो परेशान हो जाता होगा। नेक्स्ट मिथ जो है वो है लूजिंग वेट इज ए लीनियर प्रोसेस, और जिसका मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र भी अपने इंट्रोडक्शन में कराया था। इसके अंदर अप्स एंड डाउन जो है वो हमेशा आ रही होती है और जो हम एप्लीकेशंस वगैरह यूज करते हैं उसकी बड़ी क्लियर कट इंडिकेशन भी जो है हमें दे रहे होते हैं कि इसके अंदर ग्राफ्स जो है वो प्रॉपर्ली बन रहे होते हैं जिसके अंदर हमें इंडिकेट हो रहा होता है कि वेट ऊपर भी हो रहा है, वेट नीचे भी हो रहा है, बॉडी जो है वो अकॉर्डिंगली जो अपने आप को सेट भी जो है वो कर रही होती है। सो इट इज अ वेरी बिग मिथ कि ये एक लीनियर प्रोसेस होता है और इसको एज इट इज फॉलो करने की जरूरत होती है। और इसकी वजह से बहुत दफा ये होता है कि जब वेट लूज नहीं हो रहा होता तो लोग फिर हिम्मत हार छोड़ देते हैं कि मैं कर नहीं सकते, मैंने जो है वो नहीं करना, रहने तो कोई फायदा नहीं है। तो ये एक मिथ है जी कि वेट लॉस जो है कोई लीनियर प्रोसेस नहीं है। वो एक टाइम पे जाके वो रुक जाएगा, फिर एक टाइम पे जाके कम होगा, फिर कभी कभी फ्लक्चुएट करता है, ऊपर की तरफ भी जाता है। लेकिन अगर आप इसमें कॉन्टिन्यूसली रहते हैं तो आप अपना गोल अचीव कर पाते हैं। इट इज नॉट अ लीनियर प्रोसेस एट ऑल। एक्चुअली ये है कि जो प्रोसेस्ड शुगर होती है, ये जिसको टेबल शुगर हम लोग आम चीनी जो बोलते हैं, इसका यूज जो है वो कम से कम होना जरूरी। ये हेल्दी नहीं होती। एक्सरसाइज के थ्रू कैलोरीज को बर्न कर रहे होते हैं, उन कैलोरीज को हम बोलते हैं कि वो मॉडेस्ट कैलोरीज होती हैं, शरीफ कैलोरीज होती है। एक्चुअली जो है जैसा फॉर एग्जांपल अगर हम 30 मिनट्स की रनिंग करें तो उससे हम अप्रोक्सीमेटली 320 कैलोरीज जो है वो बर्न करते हैं। और अगर हम रनिंग कर आए हैं और उसके बाद हम ईटिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा
निकल आई। नहीं, ईटिंग कैपेसिटी जनरेट होती है लेकिन वो इतनी ज्यादा जो है वो जनरेट नहीं हो सकती। एक्चुअल थिंग इज कि हमें न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज दोनों को जो है वो मेंटेन करते हुए, जिसको बोलते हैं कि हेल्दी हैबिट्स के अंदर जो है वो डालना। टोटल डिपेंडेंसी एक्सरसाइज के ऊपर जो है वो रिजल्ट अच्छा प्रूफ उसका जो है वो नहीं होता। और ये गलती बहुत ज्यादा लोग जो है वो कर रहे होते हैं। जिमिंग बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, रनिंग बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज विगरस कर रहे होते हैं, बहुत घंटे जो है वो लगा रहे ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा जैसे आपने बताया कि हम जब रनिंग करते हैं 30 मिनट की अगर कोई रनिंग कर रहा है और 320 कैलोरीज बर्न हो रही है, 320 कैलोरीज बर्न हो रही है, और वो बड़ी आसानी से, अगर आप दोपहर में एक रोटी और सालन और साथ अगर थोड़ा बहुत दही ऐसा कुछ ले ले तो आराम से 300 कैलोरीज पूरी हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपकी वो जो इतनी मेहनत है उसके ऊपर आसानी से जो है आप पानी फेर सकते हैं या दही फेर लें अगर दही फेरना चाहें, सो आसानी से जो है उसके ऊपर हम कवर अप कर सकते हैं। लेकिन अगर इस चीज को हम देखें कि मैंने हमेशा इस बारे में जिक्र किया है कि अगर आप किसी ऐसी इतना खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं और किस टाइमिंग्स पे खा रहे हैं, कितनी मॉडरेशन के साथ खा रहे हैं आप, लेकिन अगर आप उसको सिर्फ इस चीज पे रखें कि मैंने चूंकि आज सारा दिन मैंने चल के या मैंने बहुत ज्यादा वॉक की थी, मेरी आज वॉक एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हुई है तो मेरी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी है, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप देखें तो हम लोग अक्सर इवन घरों में जो लेडीज या फीमेल्स होती हैं, अगर उन्हें कहा जाए कि वॉक एक्सरसाइज करो तो वो कहेंगे सारा दिन टुरते ही रही थे, चलते हुए घर भी इधर से हैं, तो अब तो हमारी वॉक तो सारी हो जाती है। जबकि अगर आप एक रेगुलर वॉक करें तो उसमें भी आपके पास कैपेसिटी बड़ी कम आती है खाने की, तो ये तो कोई वॉक ही नहीं है। ये वॉक एक्सरसाइज अगर घर में आप इधर उधर हो रहे हैं तो ये कोई वॉक एक्सरसाइज नहीं। कपड़े धोने के बाद बंदा कहता है बड़ी मेहनत कर ली। रिसेंट रिसर्चेस में भी अब तो काफी चेंज आ गई कि वॉक के बारे में अब ज्यादा नहीं कहा जाता, स्टेप्स के बारे में कहा जाता है कि स्टेप्स को जो है रेगुलरली काउंट करें। तो उसमें फिर प्लस पॉइंट जो है किस तरह की खवातीन जो है वो स्टेप्स जरूर ये वाले उनके काउंट जो है वो होते हैं, लेकिन फिर वो स्टेप्स की क्वांटिटी जो है वो काफी ज्यादा होती है। जो हमें करके देखा ये तो मेरे ख्याल में 200 स्टेप्स बड़ी मुश्किल से बने थे पूरे दिन के, तो मैं बड़ी हैरान थी कि अच्छा मैंने सिर्फ 200 कदम उठाए हैं आज के दिन में। तो ये इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। और वो 200 स्टेप्स से मेरे ख्याल में कोई 10 के 15 कैलोरीज ही बर्न हुई थी, इससे ज्यादा कोई कैलोरीज बर्न नहीं होती। जो कि आप अगर कोई छोटी मोटी चीज भी खाएं तो आसानी से आपकी वो कैलोरी जो है, एक बिस्किट में 30 मिनिमम से मिनिमम भी 30 कैलोरीज होती है, तो आप खुद ही हिसाब लगा लें कि कितना ज्यादा इसका रोल इसमें। चीज बेसिकली ये वो चीज होते हैं कि जो हमें इनहेरेंटली हमने इनहेरिट किए होते हैं, हमें अपनी विरासत में मिलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम कहें कि जेनेटिक्स का आपकी ओबेसिटी के साथ या मोटापे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल है। जेनेटिकली भी कुछ लोग वल्नरेबल होते हैं वेट गेन करने के लिए या ओबेसिटी की तरफ जाने के लिए। तो वो एक साइड पे अगर कभी किसी जमाने में अम्मा बशीरा होती थी तो अब वो उसके बाद वो कतरीना कैफ नहीं बन सकती। वो अगर वो है तो उसके अंदर वो टेंडेंसी, वो कैपेसिटी रहेगी, वो उसको ज्यादा फाइट नहीं कर सकती है। उसको वो इतना फाइट जरूर कर सकती है कि उसमें एक मॉडरेशन में आ जाए। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि कोई अगर आप देखिए बहुत से ऐसे लोग भी इवन होते हैं कि बहुत खाने के बावजूद भी वो बहुत मोटापे की तरफ नहीं जाते, क्योंकि जेनेटिकली वो वाइड ही ऐसे होते हैं। तो फैट जीन्स का काफी बड़ा रोल होता है। अच्छा, इसके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम बच्चे जो है वो अपने घर वालों से जो चीजें, माँ बाप से वो चीजें जो है सीख रहे होते हैं, और अगर हम इस चीज को इस पॉइंट के ऊपर अप्लाई करके देखें तो यहाँ पे ये चीज नजर आती है कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सारी चीजें जो है वो इन मॉडरेशन में आए। और ये बात करते मेरे जहन में हमारा जो एक प्रोग्राम सैटरडे को 5 o'clock होता है जिसमें मिस शुमाइला जो हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर है विलिंग वेज की, वो पेरेंटिंग स्किल्स के ऊपर जो है एग्जीक्यूटिव स्किल्स के ऊपर जो बात करती हैं उस चीज को अडॉप्ट करें। सो वहां से हम डेफिनेटली जीन्स के एंड पे हम काम नहीं कर सकते, लेकिन हम इन्वायरमेंटल ओबेसिटी के ऊपर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करके अपने वेट को जो है बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पे रेज किया कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जब जेनेटिक किसी चीज को हम मेंशन करते हैं ना कि ये विरासत में है, तो उसमें हम कोशिश करने की भी ज्यादा फिर हिम्मत नहीं करते। आज हम बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स को, जो कि वेट को लेके हम डिस्कस करेंगे कि वेट में नंबर्स जो है काफी इंपॉर्टेंट हैं। हम वक्तन अपने प्रोग्राम्स में इस बारे में सर डिस्कस भी करते रहे कि नंबर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हम बार बार मेंशन करते हैं कि अपना वेट करें, वेट जो है मेजर करते रहें, मेजर करना कितना जरूरी है। सो सिर्फ वेट करना ही, इसके अलावा भी बहुत नंबर्स ऐसे हैं जो वेट मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जब मैं पढ़ रही थी कि नो योर इंपॉर्टेंट नंबर्स, तो मुझे एकदम से ज़हन में आया कि नंबर वैसे काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में। जैसे कि एग्जाम्स में नंबर, जैसे कि पूछा जाता है कि आपका नंबर क्या है,
जब भी कोई अगर पूछेगा आपका नंबर क्या है तो कुछ पूछना पड़ता है कि कौन सा नंबर है, जूते का नंबर या मोबाइल नंबर। इवन अगर हम समटाइम्स किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो तो उनसे पूछे कि अच्छा आपका नंबर क्या है, तो एक दफा ऐसा हुआ मेरे साथ कि एक क्लाइंट ने मुझे, बहुत साल पहले की बात है, कि एक से मैं बात करी तो उसने मैंने से पूछा कि मैंने कहा आपका नंबर क्या है। बेसिकली मैं पूछी थी बहन भाइयों में आपका नंबर क्या है, तो उसने मुझे मोबाइल नंबर लिख के दे दिया कि मोबाइल नंबर मेरा ये तो नंबर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरीके वेट मैनेजमेंट में भी जो है नंबर्स का काफी बड़ा रोल है। आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सर आप लेकिन ये बेसिकली वो नंबर है जो लोगों को ज्यादा पसंद नहीं है। हाँ, ये वो नंबर थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, बचते हैं, सुनना नहीं चाहते। ये कोई नहीं लेना चाहेगा, ये नंबर कोई नहीं, इसकी कोई पर्ची देगा तो वैसे फेंक दी जाएगी कि ये तुम्हारा नंबर ये है, लेकिन ये कोई नहीं, इसके ऊपर ज्यादा लोग जो है फोकस नहीं करना चाहिए। तो आज हम पहला जिस पे हम बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगी कि उसको अगर आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि किस बारे में आज हम बात कर रहे हैं। आज सबसे पहले जिसके बारे में बात करेंगे उसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, कि हम अपने BMI को मेजर करके ये चीज चेकआउट करते हैं कि हम किस रेंज के अंदर फॉलो कर रहे हैं। टूल है जो कि हमें हेल्प आउट कर रहा होता है ये जानने के लिए कि हम किस कैटेगरी में हैं और हमें कितना काम करने की जरूरत है। अगर हम ओबीस कैटेगरी में हैं तो उसका मतलब है कि हमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है। अगर हम ओवरवेट कैटेगरी में तो कंपैरेटिवली लेस देन ओबीस, लेकिन हमें वर्कआउट करने की जरूरत है। क्या हम नॉर्मल वेट रेंज में फॉल कर रहे होते हैं कि नहीं कर रहे होते? बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता और हम रैंडम गेस लगा रहे होते हैं या हम अपने इर्द गिर्द लोगों से हेल्प आउट ले रहे होते हैं कि वो जैसे हमें डिफाइन करते हैं हम चीजों को वैसे। कि अगर हमें कोई ये नहीं बोल रहा कि आप अभी मोटे नहीं है तो हमें लगेगा कि नहीं अभी हमारा वेट जो है वो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको साइंटिफिकली कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो आपका पता चलेगा कि नहीं शायद ये ऐसा चीज नहीं है। और अंडरवेट भी इसी कैटेगरी में आ रहे होते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि हम रैंडम गेस लगा रहे होते हैं, हमें लोगों को से पता चल रहा है, हम अपने कपड़ों से आइडिया लगा रहे होते हैं कि कपड़े खुले हैं या नहीं खुले। इससे पहले कि हम इसको आगे फर्दर इसकी कैटेगरीज को एक्सप्लेन करें, मैं जरूर चाहूंगी कि हम व्यूअर्स को ये जरूर बता दें कि बॉडी मास इंडेक्स है क्या चीज। हम इसको BMI, आप लोगों ने काफी दफा सुना होगा कि BMI करवा लें, आपका BMI क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ वेट के लिए जो है इसको हम स्पेसिफिकली यूज नहीं करते। समटाइम्स डायबिटीज को जो है मैनेज करने के लिए भी कहा जाता है कि आपका BMI जो है वो नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। आगे चल के हम आपको इसके बारे में भी फर्दर इन्फॉर्मेशन देंगे कि BMI का नॉर्मल रेंज में होना क्यों जरूरी है, ये आपको किस तरीके से हेल्प करता है क्रॉनिक डिजीज से बचने में। सो BMI जैसे कि ये वर्ड खुद ही बता रहा है कि बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि आपका जो आपकी जिसामत है उसके लिहाज से वजन कितना होना चाहिए। आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं, बहुत सी टर्म्स ऐसी हैं जो शायद आप लोगों को मुश्किल लगे, लेकिन उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितने आसान अल्फाज में हम बता सकते हैं वो बताएं। अगर हमारे टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से वो आवाज आप तक पहुंच ना पाई तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि दोबारा बता दें, ठीक है। लेकिन पूरी कोशिश यही है कि आपको आसान से आसान अल्फाज में हम बताते थे। तो बॉडी मास इंडेक्स का मतलब ये है कि आपकी जो कदो कामत है, जो जिसामत है आपकी, उस लिहाज से वजन कितना होना चाहिए। आपका वजन, अगर आपको अपनी हाइट का नहीं आइडिया तो सबसे पहले तो आपको अपनी हाइट का पता होना लाजमी है। दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इसमें लिए जाते हैं, एक आपकी हाइट और दूसरी आपकी वेट। इस हेल्प से जो है फिर एक फॉर्मूला बनाया गया है जिसे हम कैलकुलेट करते हैं और फिर डिफरेंट कैटेगरीज एक बनी हुई जिससे डिफाइन होता है कि हम किस कैटेगरी में फॉल करें, जो कि हमारी स्क्रीन के ऊपर भी अभी आ रही हो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि जिसमें आपको रेंजेस जो है आपको दिखाई देगी। अभी हम लोगों ने अपनी IT टीम को इसके बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि क्या क्या बॉडी मास इंडेक्स की कैटेगरीज हैं। जैसे कि उसमें अगर हम बताएं, अंडरवेट के लिए उन्होंने बताई भी अलहदा से, नॉर्मल के लिए अलहदा बताई हुई है, ओवरवेट के लिए, देन ओबेसिटी के लिए, एंड देन मॉर्बिडली ओबीज के लिए। अंडरवेट से मुराद ये है, मैं आगे चल के इसका फॉर्मूला भी आप लोगों को बताऊंगी कि बॉडी मास इंडेक्स हम निकालें कैसे, यानी BMI किसी ने निकालना हो। वैसे तो आजकल काफी ऐसी एप्स आ चुकी है कि जिसमें आप अपना जेंडर, अपनी हाइट, अपनी जो करंट वेट है उसको लिख दें तो आपको आपका बॉडी मास इंडेक्स बता देगा। लेकिन अगर किसी के पास वो ऐप अगर वो यूज ना करे, खुद से कैलकुलेट करना हो तो हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका भी फॉर्मूला हम आपको बताएंगे, 7 एग्जाम्पल देके हम आपको उसका फॉर्मूला बताएंगे। जैसे कि अंडरवेट पे उन्होंने बताया कि अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम आ रहा है तो आप अंडरवेट हैं, यानी कि आपके कद के लिहाज से आपका वजन ज्यादा होना चाहिए, उससे कम है आपका वजन। ये भी एक खतरनाक अलामत है। कितनी लकी स्टेट होती है ना कि जिसके अंदर ये हो कि आपने खाना है, वजन जो वो बढ़ाना है। सर ये उनसे पूछे जिनके लिए मुश्किल है कि जिन्होंने वजन बढ़ाना है, वो खा खा के बेचारों से खाया नहीं जा रहा होता।
कि वो कह रहे थे कि कैसे खाएं। वैसे उस टाइम पे हमें बड़ा अफसोस हो रहा होता है कि हम कह रहे हैं कि कैसे छोड़ें और वो कह रहे थे हम कैसे खाएं। सो नॉट एक्सट्रीम्स है। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। अंडरवेट के लिए अगर किसी की BMI कम आ रही है 18.5 से तो वो अंडरवेट है। अगर किसी का 18.5 18.5 से 24.9 24.9 की रेंज में अगर किसी का BMI अगर आता है तो इट मीन्स कि वो नॉर्मल वेट रेंज में है, वो आसानी से उस वजन के साथ चल सकता है, उसके जिस्म पे उसका कोई नुकसानदेह इफेक्ट नहीं होगा। देन नेक्स्ट है जी ओवरवेट की कैटेगरी। अगर किसी का BMI 25 से 29.9 है, 25 से लेके 29.9 की रेंज में अगर आता है तो इसका मतलब है कि वो ओवरवेट है। जो उसका कद है उसके लिहाज से उसका वजन ज्यादा है। इट मीन्स कि उसमें ये चांसेस ज्यादा हैं कि उसको कोई ना कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम आगे चल के होना शुरू हो जाएगी, बढ़ गए हैं चांसेस उसमें। फिर उसके बाद चौथी जो कैटेगरी है वो है जी ओबेसिटी की, ओवरवेट से भी थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि आप ओबीज हो चुके हैं। उसमें अगर आपका BMI 30 से लेके 39.9 यानी 39.9 समथिंग इसको बोलेंगे, अगर कोई गलत हुआ तो प्लीज इसके लिए माफ कर दीजिएगा, उर्दू में गिनती इतनी अच्छी नहीं है। 30 से लेके 39.9 तक की रेंज में अगर किसी का आ रहा है तो ये ओबीज है, वो पर्सन ओबीज है, यानी मोटापे का, फुल फ्लेज मोटापे का शिकार है। देन अगर किसी की BMI 40 से भी ज्यादा है, 40 से ज्यादा यानी कि 40, 41, 42 इससे भी ऑनवर्ड है तो इट मींस कि वो मॉर्बिडली ओबीज है। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मेरे जहन के अंदर आई कि जब हम वेट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो यूजुअली कि वेट ज्यादा है इसको कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली उसकी कैटेगरीज बनी है। ओवरवेट एक कैटेगरी होती है जिसके अंदर आपको क्विक नॉलेज मिलती है कि नहीं आपको अपने वेट के ऊपर काम करने की जरूरत है। ओबेसिटी जो है ये बेसिकली एक रेड अलार्म होता है कि आप एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर में अब जा चुके हैं। और मॉर्बिड ओबेसिटी जो होता है तो वो तो डेंजर वाला साइन है कि नहीं चीजें जो है वो बहुत ज्यादा वर्स फॉर्म में चली गई हैं। सो अगर आपको नंबर जो है वो अपने पता होंगे, इन नंबर्स की स्पेसिफिकली जो है मैं बात कर रहा हूँ, और आप इसके ऊपर काम कर सकेंगे तो इससे फायदा होगा कि आप किसी गलत कैटेगरी में जाने से पहले उसको सेटल अप जो है वो इजीली कर सकेंगे। BMI बेसिकली एक बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पे आप ये फाइंड आउट करते हैं कि मुझे किस लेवल का जो है वो काम करने की जरूरत है। अगर आपको अपना BMI नहीं पता तो आप अपने आप को एक डिनाइल के अंदर रखते हैं कि नहीं अभी तो मैं ज्यादा मोटा नहीं हुआ, अभी तो ज्यादा परेशानी की बात नहीं, अभी तो इसके अंदर काफी कुछ जो है वो हो सकता है। लेकिन यही डिनाइल स्टेज जैसे मेरे साथ भी यही हुआ कि वो बढ़ते जो है वो आपको पता ही नहीं चल रहा था। मैं हमेशा से ओबीस नहीं था, लेकिन वही बात है नॉर्मल वेट से मूव करते करते ओवरवेट और ओवरवेट से ओबीस जो है चले गए। काश मैंने BMI जरा पहले चेक कर लिया होता कुछ साल तो शायद इस कैटेगरी में मैं ना पहुंचता। और इसके साथ साथ दिल में कह रहे हैं कि अभी कोई अगर मेरी ओबेसिटी पे मुस्कुरा रहा है तो अल्लाह करे वो भी ओबीस हो जाए। नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं है। आई नो कि ये बड़ा अगर कोई हंस रहा है तो उसे खुद ही पता चल गया ये मेरे लिए कहा जा रहा है। नहीं, बहुत दफा ऐसे होता है कि आपको चीजों के बारे में नहीं पता चल रहा होता है। जैसा कि मैंने बहुत दफा अपनी एग्जांपल्स में शेयर किया कि मुझे भी बहुत चीजों की नो हाउ नहीं थी। इंसान एंजॉय करते हुए फ्रेंड्स के साथ होना, ऐसे सर्कल्स के अंदर होना, आपको बिल्कुल भी अंदाजा इस चीज का नहीं हो रहा होता, लेकिन जब तक अंदाजा होता है तो उस टाइम तक जरा देर हो जाती है, जैसे मेरे साथ हुआ। और मैं जैसे आपने कैटेगरीज की बात की ना, हमने बताया अंडरवेट है, नॉर्मल वेट की कैटेगरी है, देन ओवरवेट है, फिर उसके बाद ओबीज एंड देन मॉर्बिडली ओबीज है। तो जो लोग ओवरवेट की कैटेगरी में होते हैं उनके लिए उनका डिनाइल बड़ा जबरदस्त होता है। इसमें मैं यहाँ पे अपनी कोलीग की एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि उनसे हमें जब ये प्रोग्राम हम अपनी तैयारी कर रहे थे तो हमने उनसे कहा कि आप जरा अपना BMI करें, तो कह रही नहीं रहने तो मेरा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नंबर्स हमने उन्हें बात की कि आपको जरूरत है इसकी, तो वो इस पर घबरा गई, कहती नहीं ठीक है मुझे खुद ही उनकी फिगर्स पता थी, मैंने करी उनका BMI उन्हें बताया तो वो टोटल डिनाइल में थी, कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, एक नंबर ज्यादा होने से मैं ओवरवेट नहीं हो सकती। सो ओवरवेट इस चीज की इंडिकेशन है कि अभी आप संभल जाएंगे, अभी टाइम है इस चीज का। ओवरवेट भी इंसान सबसे ज्यादा डिनाइल में होता है। जैसे अभी हम लोगों ने कैटेगरीज की बात की तो मैं उससे पहले इससे कि हम आगे मूव करें, मैं थोड़ा सा आप लोग को उसके फॉर्मूला के बारे में बताना चाहूंगी कि आप कैसे अपना BMI निकाल सकते हैं। BMI निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है जी कि आप अपने वजन को जो कि किलोग्राम में है उसको आपने डिवाइड करना है, तकसीम करना है अपनी हाइट के साथ। आपकी हाइट जो है, हमें तो अपनी हाइट फीट्स एंड इंचेस में पता होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की हाइट 5 फुट 3 इंच है तो इसको आपने मीटर्स में कन्वर्ट करना है।
मीटर्स में कन्वर्ट करना बड़ा ज्यादा जरूरी है ताकि उसकी हम करेक्ट BMI कन्वर्ट जो आपको रेशो दे सके। तो वेट जो है वो केजीज में होगा जी, और हाइट जो है वो मीटर्स में होगी आपकी हाइट। मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर किसी की हाइट जो है 5 फीट 3 इंचेस है तो उसने इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है। 5 फीट 3 इंचेस को मीटर्स में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली आता है 1.6002 मीटर्स। ठीक है जी, मैं रिपीट कर देती हूँ, 1.6002 मीटर उसकी हाइट बनेगी। अब अगर ये 1.6002 को वो दोबारा से 1.6002 के साथ ज़रब दे दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो एक नई फिगर आएगी जिसको हमने फाइनल फिगर के तौर पे यूज करना है। अभी इन फिगर्स को यूज नहीं करना, इनको फाइनल फिगर के तौर पे यूज करना है। तो एक नई फिगर आएगी 2.56। ये वो फिगर है जिसको हमने यूज करना है। यदि कि जिसकी जो भी हाइट है, चाहे उसकी 5'3" है, 5'5" है, 5'7" है, 5'10" है, उसने इसको कन्वर्ट करना है मीटर्स में और उससे जो उसको एक वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को दोबारा उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है या ज़रब दे देना है, तो उससे एक नई वैल्यू आएगी, वो फाइनल वैल्यू जिसको हमने यूज करनी है। फिर आप अपने वजन को जो आपका वजन जो है किलोग्राम्स में, एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि अगर 55 किलो वजन है उसको आपने डिवाइड करना है 2.56 से। 2.56 से आपने डिवाइड करना है तो आपके पास एक रेशो जो आ जाएगी या जो आपके पास एक वैल्यू फाइनल आंसर आएगा वो आपका BMI होगा। BMI फॉर एग्जांपल अगर आप 55 किलो को डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं 2.56 से, तो आपका आंसर आता है 21, जो कि अगर हम रेशो के लिहाज से देखें तो 21 बिल्कुल नॉर्मल वेट में आता है। इट मीन्स कि आप नॉर्मल रेंज में हैं, इस टाइम पे कोई घबराने वाली बात नहीं है। इस तरीके से आपको आइडिया होगा कि आप अपने BMI के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि आपको किसी तरह का कोई डिजीज होने का खदशा नहीं है, आपकी बॉडी के ऊपर कोई एक्स्ट्रा वजन नहीं है, कैरी आप जो कर सकते हैं इजीली, वो आपकी बॉडी में उतना ही वजन है जितना वो कैरी कर सकती है। इसका मतलब ये भी है कि आपका ब्रेन हेल्दी है। इसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए मैं ये चाहूंगी आप लोगों को क्लियर कर देना कि कैटेगरीज को आपने उस रेशो जो आपके पास एक आंसर आएगा उसको अपनी कैटेगरीज में देख लेना है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी का मॉर्बिडली ओबीज की कैटेगरी में आता है रेशो, यानी 40 से ज्यादा की फिगर अगर किसी की आती है अपने वजन को और अपनी हाइट को डिवाइड करने से, तो उसका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि वो नॉर्मल वेट पे चला जाए। उसका टारगेट ये होना चाहिए कि वो ओबेसिटी की रेंज में आ जाए पहले, यानी कि 30 से लेके 39.9 में उसका वजन आ जाए। आई थिंक ये काफी बड़ी मोटिवेशन जो है वो इससे मिलेगी कि इंसान एक रेंज से निकल के दूसरी रेंज में। इसका वेस्ट में भी होता है कि जब वो एक नंबर से कम की तरफ मूव कर रहे थे तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल रही होती है, प्रोसेस जो है वो काफी क्विक हो जाता है। सो आई गेस इसमें भी वो चीज जो है वो काफी हेल्प हेल्प करेगी। और इस तरीके से जब आप स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, आप कहेंगे अच्छा मैं मॉर्बिडली ओबीज से ओबेसिटी की तरफ आ गया हूँ, अब इस अगला टारगेट आपका होना चाहिए कि आप ओवरवेट की तरफ जाएं, यानी कि उसको मजीद कम करें और फिर उसको मजीद कम करते हुए आप नॉर्मल वेट की तरफ जाए। ये जो कि हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए। हम किसी मॉर्बिडली ओबीज से, यानी किसी ऐसे ओबीज इंसान से, मोटे इंसान से जिसके लिए उसका मोटापा बीमारी की शक्ल इख्तियार कर चुका है, मॉर्बिडली ओबीज का मतलब ये है कि वो बीमारी की शक्ल इख्तियार कर चुका हुआ है, उसे हम ये गोल या ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो 1 साल के अंदर अंदर जो है वो नॉर्मल वेट की रेंज में आ जाए। मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि अगर किसी से हम ये उम्मीद करते हैं और वो अगर आ भी जाता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं कर सकता। इट मीन्स कि उसने कुछ ना कुछ शॉर्टकट जो है वो यूज किया है। सो अभी हमारी IT टीम काफी बेचैन है कि आप ले लें, गर्मी लग रही है शायद उन्हें, तो वो कह रहे हैं कि ले लें, ब्रेक ले लें। तो अभी हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर इंशाल्लाह दोबारा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। लाहौर, कराची, Islamabad, Murray, across the nation, this is Willing Ways Pakistan. जिंदगी है सुपर और सुपर है तो मजा है। मजे में खुशी है और खुशी तो बांटनी है। बांटे तो दोस्ती है, दोस्ती है तो जिंदगी है, और जिंदगी तो है ही सुपर। सुपर है तो शरारतें हैं,
शरारते हैं तो मुस्कुराहटे हैं। मुस्कुराहटों में मजा है। मजा तो सुपर है। और सुपर है जिंदगी। जिंदगी है तो रिश्ते हैं। रिश्ते हैं तो महफिलें हैं। महफिलों में मिठास है। मिठास में घुल मिल जाना है। और घुल मिल जाना ही सुपर है। बिग फ्रेंड्स सुपर। सुपर है जिंदगी। असद प्रेजेंट। मिस अली। जी मैम। मिसबा कहाँ है? कल क्रिकेट तो खेल रहा था, कहीं मसल पुल ना हो गया हो। हाँ, रनिंग तो बहुत ज्यादा की थी। वैसे क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेलता है। पता नहीं लोग टुक टुक क्यों कहते हैं। मैम मैं कम इन? जी मिसबा। क्रिकेट के दीवानों को सिर्फ एक जुबान आती है क्रिकेट की। cricket.jazz.com.pk पर आओ या जैज क्रिकेट ऐप डाउनलोड करो। PSL और दुनिया भर की क्रिकेट न्यूज से अपडेट हो जाओ और दुनिया को बता दो तुम कितने बड़े क्रिकेट के दीवाने हो। जैज दुनिया को बता दो। गली है अपनी अपना Best speed and big downloads only on PTCL charging. अब 3G Evo और 4G LTE और भी बेहतर स्पीड के साथ। यही नहीं बल्कि मार्च के महीने में करें रिचार्ज और जून तक हर रिचार्ज पे हासिल करें डबल वॉल्यूम। तो देर किस बात की, आज ही 3G Evo और 4G LTE रिचार्ज करें और उठाएं PTCL डबल वॉल्यूम के मजे। टू ऑर्डर कॉल 0800 80800। PTCL। अब तो चाय पिला दो बस। वैसे अरेंजमेंट अच्छा था ना? ब्यूटीफुल सेरेमनी। हाँ। तू भी देखे अगर। नाइस कपल। हाँ। अंबर और शहजाद भी अच्छे लग रहे थे नहीं? रेड साड़ी और ब्लैक ब्लाउज कॉम्बिनेशन आना लगता है। शहजाद भी अच्छा लग रहा था। शर्ट का कलर क्या था? ब्लू। टाई? चाय में चीनी थोड़ी टाई? सर्दी में पसीना तो ऐसे भी आ सकता है, वरना आसान तरीका तो ये है कि कैनवुड का नया डीसी इन्वर्टर एसी लगाएं जो अपने हीट एंड कूल फंक्शन और 4D एयर फ्लो के साथ ठंड में भी रखे कमरे के कोने कोने को गर्मा गर्म और साथ ही दे बिजली की बचत भी। कैनवुड, खुश रहो। मैंने आज हील्स किस कलर की पहनी थी? Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। जाने से पहले हम बात कर रहे थे, हमने काफी डिटेल में जो है बॉडी मास इंडेक्स पे बात की, जिसमें हमारी आईटी टीम का काफी इंटरेस्ट हमें नजर आया और फिर बाद में बैठ के मैंने उनकी कैलकुलेट की कि कितना किसका BMI जो है वो है रेशियो। तो BMI को हमने काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाए, कि अपने वजन को किलोग्राम में जो आपका वजन है उसको डिवाइड करना अपनी हाइट से, उससे पहले उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा और जो वैल्यू आएगी उसको दोबारा उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके एक फाइनल वैल्यू से आपने अपने वजन को डिवाइड करना है।
और फिर इन कैटेगरीज जो रेंजेस आपको बताई गई थी उसमें आप देख लीजिएगा कि आप किस रेंज में फॉल करते हैं। ये आपको आपका गोल जो है वो आसानी से अचीव करने में मदद देगी कि अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको आसानी से आप स्ट्रगल करके नॉर्मल वेट की कैटेगरी में आ सकते हैं, और अगर आप ओबीज हैं तो इट मीन्स के थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर मॉर्बिडिटी ओबीज हैं तो इट मीन्स के एफर्ट ज्यादा रिक्वायर्ड है। अब इसमें एफर्ट ज्यादा रिक्वायर्ड का मतलब ये नहीं कि आपने दीवार तोड़ने बैठ जानी है कोई, इसका मतलब ये है कि आपको जरा स्ट्रेटेजी ज्यादा अच्छी तरीके से यूज करनी पड़ेगी, दीवार में सर बिल्कुल भी नहीं मारना आपको। सो अभी हम ये जो बात कर रहे थे तो सर इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे रिसर्च भी, जैसे हम बात कर रहे थे कि वजन का हमारे दिमाग पे भी असर पड़ता है, तो इसके रिलेटेड कोई रिसर्च भी थी जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। मैं चाहूंगी कि वो अगर आप थोड़ी सी शेयर कर दें। जी, मिस यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग व्हिच इज अ वेरी फेमस यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एक रिसर्च हुई थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि ऐसे लोग जो कि ओवरवेट हैं, जो कि फॉल करते हैं बिटवीन 25 and 30 जिनकी BMI होती है, उनके अंदर उनके ब्रेन में 4% लेस टिश्यूज होते हैं, ठीक है। और इससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये था कि उनके जो ब्रेन्स को स्कैन किया गया, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि ब्रेन्स को स्कैन किया जा सकता है, और जब वो स्कैन किया गया तो उसके अंदर ये पता चला कि एक ह्यूमन बीइंग जो कि BMI जो कि ओवरवेट के अंदर फॉल कर रहा होता है, उसका जो ब्रेन है वो 8 years ओल्डर है। फॉर एग्जाम्पल अगर 20 years का एक टीनेजर है और उसके ब्रेन को जब स्कैन किया गया तो उसका ब्रेन 28 years का जो इंडिविजुअल है वो उतना जो है वो डेवलप हुआ था अगर वो ओवरवेट है। और व्हेन इट कम्स टू ओबेसिटी जो कि रेंज अबव 30 को हम कंसीडर इन जनरल करते हैं, तो उसके अंदर ये देखा गया कि 8% जो है वो लेस ब्रेन टिश्यूज जो है उस ह्यूमन बीइंग में देखे गए, और उसका जो ब्रेन है वो 16 year ओल्डर है। फॉर एग्जाम्पल अगर एट द एज ऑफ 20 अगर कोई ओबीस है तो उसका जो ब्रेन है वो 36 year ओल्डर पर्सन का जो है वो होगा। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि वो सियाना होगा। Exactly. इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो 36 साल वाले सियाने बंदे जैसी बातें करेगा अगर वो 20 साल का है और उसका वजन जो है वो ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि उसकी ब्रेन की इतनी ज्यादा टिश्यूज जो है वो डैमेज हो चुके होंगे। हम जैसे ब्रेन मास की बात कर रहे थे, सर ने बात की कि अगर कोई बंदा उसका वजन उसके नॉर्मल रेंज से ज्यादा है, यानी कि अगर वो ओवरवेट है तो उसके बॉडी उसका जो ब्रेन के टिश्यूज हैं यानी कि जिन गुलियों से हमारा दिमाग बनता है वो कम होंगे, यानी कि वजन 4% जो है वो कम होंगे। ब्रेन नॉर्मली जो ब्रेन है उसका वेट, एक हेल्दी ब्रेन का वेट 3 pounds होता है। 3 pounds से ऑलमोस्ट कितना बना 1.5 किलो तकरीबन बना। बेसिकली हमारे ब्रेन टिश्यूज होते हैं, सो जो ओवरवेट होगा उसके 4% लेस ब्रेन टिश्यूज होंगे, यानी कि वेट और कम हो जाएगा, और जो ओबीस होगा उसके 8% जो है वो लेस होंगे। और ये जो लेस टिश्यूज है ये इस चीज की निशानदेही कर रहे हैं कि ब्रेन डैमेज है। जब कोई चीज डैमेज होती है तो ही वो जो है उसमें प्रोडक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। सो अगर आप ओवरवेट है तो आपका वजन आपका ब्रेन जो है वो डैमेज्ड है, इसका मतलब ये है वो डैमेज्ड है, और डैमेज होके वो इतना पुराना लग रहा है जैसे कि अगर आप 20 साल के हैं तो वो 28 साल के बंदे का ब्रेन लग रहा है, और अगर आप 20 हैं तो 36 years 36 साल के बंदे का जो है वो ब्रेन लग रहा है। तो इसलिए आपने इसको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना कि वो कोई सियाना हो जाएगा, सियाना बिल्कुल भी। और इससे हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है कि जो हम ओवरवेट होते हैं या वेट गेन हम लोग कर रहे होते हैं तो उसका ब्रेन के साथ बहुत क्लोजली जो है वो लिंक होता है, आपके डिसीजन मेकिंग पे फर्क पड़ा होता है, आप इतने वाइज जो है क्योंकि नई रिसर्चेज जो है वो ज्यादा बता रही होती है कि IQ जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका वाइज होना, अक्लमंद होना जो है वो जरूरी। तो अक्लमंद बंदा तब होगा जब वो डिसीजन मेकिंग जो है प्रॉपर्ली कर सकेगा। सो ओबीस बंदा जो है वो डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं कर सकता, और उसका ओबीस होना उस चीज की निशानी बेसिकली होता है कि उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं है, इस वजह से ही और शी इज ओबीस। जैसे अभी सर ने यहाँ पे बात की कि वाइज होना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप शायद किसी के जहन में ये भी आता हो कि इंटेलिजेंस जो है उसका और विजडम का आपस में क्या फर्क है। लोग कहते हैं ये बड़ा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट होना इस चीज की निशानदेही बिल्कुल नहीं है कि वो सियाना भी है या वो वाइज भी है। इंटेलिजेंस इज समथिंग एल्स एंड विजडम इज समथिंग एल्स। इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं जो कि किसी गलत काम में या किसी मुसीबत में पड़ते हैं, उसमें से निकल आते हैं, और फिर पढ़ते हैं फिर निकल आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम जब भी मुसीबत में जाएंगे तो निकल आएंगे, क्योंकि वो इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन जो वाइज लोग होते हैं वो मुसीबत में नहीं पड़ते, वो उससे पहले ही दूसरों की एग्जाम्पल से सीख लेते हैं।
इसलिए विजडम के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, इंटेलिजेंस के ऊपर इतना ज्यादा कोई फख्र वाली बात नहीं होती है अगर कोई बंदा इंटेलिजेंट है। और बड़ा रिसेंटली तो अब IQ से ज्यादा EQ को जो है वो इम्पोर्टेंस देना जो है, उस के इमोशनल क्वेश्चन जो है, आपके इमोशंस को कैसे मैनेज करना है वो बड़ा जरूरी है। और इमोशंस का खाने पीने के साथ भी बहुत ज्यादा जबरदस्त सा किस्म का जो है इसका लिंक होता है कि इमोशनल ईटिंग भी जो है वो बंदा बहुत ज्यादा कर रहा है। इसके ऊपर हम फर्दर डेफिनेटली बात करेंगे किस तरह कैसे लिंक बनेगा। बाकी रिसर्च जो है ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो शो कर रही होती है कि किस तरह हमारा ब्रेन जो है शायद हम फिजिकली उतने ग्रो नहीं कर रहे होते, लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो उतना ज्यादा ग्रो कर जाता है सिर्फ हमारा वेट कंट्रोल ना होने की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है। सो BMI जो है वो आप लोगों को इस हद तक हेल्प करेगी कि आप अपने वेट के ऊपर कितना काम करने की जरूरत है, और ये आपको ये भी बताएगी कि आपका ब्रेन किस हद तक डैमेज हो चुका हुआ है। ये आपको इंडिकेट करेगी इस चीज की। ये जो हम रेशियोज आपको बता रहे हैं या जो फिगर्स या जो परसेंटेजेस आपको बताई जा रही हैं, ये एक एस्टिमेट है कि ये एस्टिमेट है। एग्जैक्ट मेजरमेंट्स तो नहीं बता सकते हम किसी की भी, क्योंकि हम वो पार्टिसिपेंट्स नहीं है कि जिनको साइंटिस्ट ने स्टडी करके ये रेशियोज लिए। हर एक की बॉडी केमिस्ट्री डिफरेंट होती है। हाँ, लेकिन जनरलाइज जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी ने ये रेशियोज बनाई है तो इट मीन्स उसने हजारों लाखों लोगों के ऊपर रिसर्च करके तहकीक करके फिर उसके बाद उसने ये रेशियोज बनाए, जिनको हम जनरलाइज कर सकते हैं कि ज्यादातर ये ऐसे ही होगा। सो हमारा बॉडी मास इंडेक्स होपफुली कि लोगों को काफी समझ आ चुका हो कि BMI करना जरूरी क्यों है और किस तरीके से आपको हेल्प करेगा। बहुत से अक्सर हमें कमेंट्स में भी क्वेश्चन आए हुए होते हैं कि कैसे हम अपना वेट रिड्यूस करें, मेरा वेट इतना है तो मैं इसको कैसे रिड्यूस करूं। तो मेरा उनके लिए ज्यादातर के लिए जवाब यही होता है कि सबसे पहले तो आप अपना BMI करें और आज से आपको आइडिया होगा कि आप ओवरवेट है या आप अंडरवेट है या नॉर्मल में है या ओबीस की कैटेगरी में आते हैं। और अगर कोई मॉर्बिडली ओबीस है तो उसको आम किसी डाइट से या किसी आम हेल्प से हेल्प नहीं मिलेगी, उसको पर्टिकुलर कोई एक खास स्पेसिफिक प्लान रिक्वायर्ड होगा जिसके लिए उसे किसी न किसी प्रोफेशनल हेल्प की भी जरूरत होगी। अदरवाइज आप हमारा प्रोग्राम भी अगर फॉलो करते रहेंगे तो उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। काउंसलिंग जो बेसिकली इसके अंदर बहुत ज्यादा हेल्प होती है। बिल्कुल ऐसे बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। वेट गेन करने में हम कोई सिंगल फैक्टर नहीं कह सकते। खाना पीना अपनी जगह रोल प्ले करता है, इसके अलावा कोई जेनेटिक इशू भी हो सकता है, जैसे हमने बात की थी पहले भी। ओबेसिटी जो है वो जेनेटिकली भी ट्रांसफर होती है। किसी को फिजिकल इशू कोई हो सकता है, थायराइड का इशू हो सकता है, कोई और ऐसे कोई मेडिसिन अगर वो ऐसी कोई ले रहा है जिसकी वजह से वेट इंक्रीज अगर हो रहा है, ये भी कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन इसके लिए एक चीज हमेशा बताई जाती है कि कॉन्शियसली इसके ऊपर काम करें। अगर आप किसी चीज को सिर्फ इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि मैं तो दवाई लेता हूँ तो मेरा तो फायदा कोई नहीं, मैं जो मर्जी कर लूँ, क्योंकि मेरे जीन्स में ये चीज है तो मैं तो जो मर्जी कर लूँ, मैंने मोटा होना ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इट मीन्स कि जितना % आपके हाथ में है आप उसको भी जाने दे रहे हैं। अगर 40 से 45% रोल जीन्स का या एनवायरनमेंट का या किसी और चीज का है तो बाकी इतना % आपके अपने हाथ में है। सो अपने हाथ वाला जो रोल है उसको ना जाने दें, उसके ऊपर आप जरूर काम करें। सो नेक्स्ट हम एक और अपग्रेडेड जो वर्जन है उस पर हम बात करना चाहेंगे सर, कि हमने BMI पे बात की, काफी डिटेल में बात की, अपने व्यूअर्स को बताया कि बॉडी मास इंडेक्स जो है वो करना है। लेकिन इसमें वक्तन फवक्तन जैसे चीजें अपडेट होती रहती हैं, प्रोग्राम्स अपडेट होते रहती हैं, टेक्नोलॉजी नई से नहीं आती है। इसी तरीके से एक तरीका अपनी इंपॉर्टेंट नंबर जानने का BMI के अलावा भी एक नंबर उन्होंने तरीका बताया। सो उसमें मैं जरूर चाहूंगी कि हम इस बारे में बात करें कि जो वेस्ट टू हाइट रेशो, एक जो नया टर्म हम आपको बताने जा रहे हैं जी। BMI आपने शायद सुना होगा बहुत ज्यादा, लेकिन वेस्ट टू हाइट रेशो जिसके लिए WHTR वर्ड यूज किया जाता है, वेस्ट टू हाइट रेशो, वो क्या है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है जानना। बेसिकली वेस्ट टू हाइट रेशो जो है वो एक नया मेजरिंग टूल है कि आप जान सके कि आप किस कैटेगरी में जो है फॉल कर रहे थे। इसकी कैटेगरी जो है वो डिफरेंट होती हैं। ये टूल बनाने की जरूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि जब हम BMI यूज करते हैं तो उसके अंदर हम मसल मास जो होता है उसको इग्नोर कर रहे थे। फॉर एग्जांपल ऐसे एथलीट्स या स्पोर्ट्समैन जो होते हैं जिनकी मसल वेट ज्यादा होता है, जब उनकी BMI चेक की जाती थी तो वो एक्यूरेटली जो है वो नहीं फॉल कर रहे होते थे। सो उस चीज को कैटर करने के लिए जो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा जो मेल फीमेल्स या ऐसे लोग जिनकी बॉडी शेप जो है वो डिफरेंट होती है, किसी की बॉडी शेप पियर होती है, किसी की बॉडी शेप जो है वो एप्पल शेप होती है, उसकी वजह से भी जो है वो सही कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे होते थे। सो उस चीज को दूर करने के लिए ऑल्दो कि BMI इज स्टिल वेरी फेमस, सबसे ज्यादा कॉमन टूल है वो BMI ही यूज होता है, लेकिन उस प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए वेस्ट टू हाइट रेशियो जैसे मिस्टर भी एक्सप्लेन किया है, इसको यूज
करना जो है स्टार्ट किया। अच्छा, इसके अंदर जो है वो हम वेस्ट को कंसीडर करते हैं और हाइट को कंसीडर करते हैं। वेस्ट को कंसीडर इस वजह से किया जाता है क्योंकि वेस्ट जो है, जो हमारा एब्डोमेन है, जो हमारी टमी है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा फैट्स जो है वो आते हैं और ये सबसे डेंजरस एरिया होता है। सो इस डेंजरस एरिया को कंसीडर करते हुए जो है हाइट के साथ विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला जो कि मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगी, इसको यूज किया गया। अच्छा, टमी के साइज बड़े होने की वजह से है बहुत सी बीमारियां जो है वो लगती है, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होना, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो है वो ज्यादा होना, डायबिटीज का होना, ये सारे के सारे इश्यूज जो हैं वो सिर्फ फैट टमी पे होने की वजह से होने स्टार्ट हो जाते हैं। सो रिसर्चर्स ने जो है वो नई एक जो टूल है उसको इंट्रोड्यूस कराया, ऑल्दो इट्स नॉट वेरी फेमस बट एक्यूरेसी लेवल जो है वो उसमें ज्यादा बेहतर जो है वो नजर आता है। सो मैं चाहूंगा कि मिस जो है इसका जो स्पेसिफिक फॉर्मूला है वो आपको एक्सप्लेन करके विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स जो है वो एक्सप्लेन करें। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे सर ने बड़े अच्छे से बताया कि वेस्ट टू हाइट रेशो जो है वो क्यों एक नया अपग्रेडेड एक तरीका बताया गया है अपने वेट को मेजर करने का, कि हमारा जो वेट करंट है क्या वो सही है, नॉर्मल है या अबव द रेंज है, या मुझे उसके ऊपर कितना काम करने की जरूरत है। एक तो जैसे सर ने बताया कि हमारी जो इम्पोर्टेंट या जो डेंजरस फैट्स हैं, डेंजरस नंबर ऑफ फैट्स हैं जो हमारी टमी के इर्द गिर्द होती है। आप अक्सर देखेंगे बड़े स्लिम स्मार्ट से लोग हैं, उनकी तोंद निकली हुई होती है, उनकी इसको कहते हैं टमी निकली हुई होती है, तो वहां में बड़ा बुरा सा फील होता है कि अच्छा बाकी आप बड़ी अच्छी फिगर के साथ हैं लेकिन टमी जो है वो आपकी निकली हुई होगी, या फैट्स जो है वो एब्डोमेन में इकट्ठे हुए हुए होते हैं। जैसे सर ने बताया कि बीएमआई को ना यूज करने के पीछे, या यूज अभी भी होता है लेकिन अपग्रेडेड वर्जन लाने के पीछे एक वजह तो ये थी कि एथलीट्स जो मेल फीमेल्स दोनों हैं उनका मास जो मसल मास है वो ज्यादा होता है। जब मसल मास ज्यादा होता है उनका बीएमआई के अकॉर्डिंग वो ओवरवेट शो हो रहे होते हैं, जिसकी एग्जांपल अभी यहाँ पे भी हुई कि अब जब हम ब्रेक पे गए हुए थे तो हमारे एक अदद साथी ने हमसे पूछा कि मुझे बीएमआई करके बताइए, तो वो उसके मुताबिक वो ओवरवेट थे, लेकिन जब मैंने वेस्ट टू हाइट रेशो की तो उसके मुताबिक वो बिल्कुल हेल्दी रेंज में आ रहे थे। मुझे कह रहे थे कि वैसे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो मेरे तो तोंद निकली हुई है। वैसे उन्होंने तोंद नहीं बोला था, उन्होंने कहा था पेट निकला होगा, तो मैं उन्हें कह रही थी कि इस पे काम करें आप अगर आपको इसका एहसास है। तो वेस्ट टू हाइट रेशो का मतलब ये है कि आप अपनी वेस्ट को जो है, यानी कि जो इर्द गिर्द आपके फैट्स हैं, अभी वो घबरा गए और कह रहे हैं हम इस ब्रेक पे चले जाए, वो घबरा गए हमारे वो साथी, उन्होंने मुझे कहा ब्रेक पे चले जाए, तो हम ब्रेक पे चलते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. जिंदगी है सुपर और सुपर है तो मजा है। मजे में खुशी है और खुशी तो बांटनी है। बांटे तो दोस्ती है, दोस्ती है तो जिंदगी है, और जिंदगी तो है ही सुपर। सुपर है तो शरारते हैं, शरारते हैं तो मुस्कुराहटे हैं, मुस्कुराहटों में मजा है, मजा तो सुपर है, और सुपर है जिंदगी। जिंदगी है तो रिश्ते हैं, रिश्ते हैं तो महफिलें हैं, महफिलों में मिठास है, मिठास में घुल मिल जाना है, और घुल मिल जाना ही सुपर है। बिग फ्रेंड्स सुपर, सुपर है जिंदगी। असद प्रेजेंट। मिसबा, अली। जी मैम। मिसबा कहाँ है? कल क्रिकेट तो खेल रहा था, कहीं मसल पुल ना हो गया हो। हाँ, रनिंग तो बहुत ज्यादा की थी। वैसे क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेलता है, पता नहीं लोग टुक टुक क्यों कहते हैं। मैम मैं कम इन? जी मिसबा। क्रिकेट के दीवानों को सिर्फ एक जुबान आती है क्रिकेट की। cricket.jazz.com.pk पर आओ या जैज क्रिकेट ऐप डाउनलोड करो। PSL और दुनिया भर की क्रिकेट न्यूज से अपडेट हो जाओ और दुनिया को बता दो तुम कितने बड़े क्रिकेट के दीवाने हो। जैज दुनिया को बता दो।
Best speed and big downloads only on PTCL charging. अब 3G Evo और 4G LTE और भी बेहतर स्पीड के साथ। यही नहीं बल्कि मार्च के महीने में करें रिचार्ज और जून तक हर रिचार्ज पे हासिल करें डबल वॉल्यूम। तो देर किस बात की, आज ही 3G Evo और 4G LTE रिचार्ज करें और उठाएं PTCL डबल वॉल्यूम के मजे। टू ऑर्डर कॉल 0800 80 800। PTCL। अब तो चाय पिला दो बस। वैसे अरेंजमेंट अच्छा था ना? ब्यूटीफुल सेरेमनी। हाँ। तू भी देखे अगर। नाइस कपल। हाँ। अंबर और शहजाद भी अच्छे लग रहे थे, नहीं? रेड साड़ी और ब्लैक ब्लाउज कॉम्बिनेशन आला लगता है। शहजाद भी अच्छा लग रहा था। शर्ट का कलर क्या था? ब्लू। टाई? चाय में चीनी थोड़ी टाई? सर्दी में पसीना तो ऐसे भी आ सकता है, वरना आसान तरीका तो ये है कि कैनवुड का नया डीसी इन्वर्टर एसी लगाएं जो अपने हीट एंड कूल फंक्शन और 4D एयर फ्लो के साथ ठंड में भी रखे कमरे के कोने कोने को गर्मा गर्म और साथ ही दे बिजली की बचत भी। कैनवुड, खुश रहो। मैंने आज हील्स किस कलर की पहनी थी? Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। अभी हम मीनवाइल हम अपने कुछ कमेंट्स पढ़ रहे थे जिन पर डायरेक्टली हम रिप्लाई तो नहीं कर पाए, लेकिन अभी मैं यहाँ पे बताती जाऊंगी कि हमारे बहुत से व्यूअर्स जो देख रहे हैं प्रोग्राम, उनसे मैं एक तो ये मैं चाहूंगी कि सबसे पहले वो अपनी BMI और अपना वेस्ट टू हाइट रेशो जो है वो लाजमी तौर पे कर लें। बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि वो अंडरवेट होते जा रहे हैं, यानी वेट कम होता जा रहा है, तो उनके लिए पहले लाजमी है कि वो अपने आप को इस कैटेगरी किसी में डिफाइन कर लें कि क्या वाकई कैटेगरी के मुताबिक वो अंडरवेट हैं, क्योंकि समटाइम्स हमें अपेरेंटली लग रहा होता है कि आप अंडरवेट होते जा रहे हैं या वेट कम होता जा रहा है, लेकिन अगर आप उसको BMI देखेंगे और अपनी वेस्ट टू हाइट रेशो देखेंगे तो अगर वो नॉर्मल रेंज में है तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि समटाइम्स देखने से जो है वो रियल वैल्यूज हमें या रियल नंबर्स नहीं पता चलते और वो डिप्रेशन का कॉज होता है। अगर किसी का वेट बढ़ रहा है या वेट कम हो रहा है तो वो डिप्रेशन का फेज आना शुरू हो जाता है कि पता नहीं मैं तो सब कुछ करने के बावजूद मेरा वजन कम होता जा रहा है। तो सबसे पहले जरूरत है कि आप अपनी कैटेगरी फाइंड कर लें। तो जिन ने हमसे इस बारे में सवाल पूछा है कि मैं अपना वेट बढ़ाऊं कैसे या कम कैसे करूं, तो उनसे पहले रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अपना बॉडी मास इंडेक्स जरूर कर लिया जाए एंड देन फिर उसके बाद, अब चूंकि हम उसको काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो अभी हम जो है जिसको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो वेस्ट टू हाइट रेशो है, जिसके बारे में हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात की कि क्यों ये किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि हमारे टमी के इर्द गिर्द जो भी फैट है वो काफी डेंजरस फैट होती है। और सर मैं इसके बारे में ये भी पढ़ रही थी कि जो टमी के इर्द गिर्द या जो हमारे लोअर एब्डोमेन पे जो फैट होती है वो फैट एक्टिव फैट होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब ये है कि उसको खाना पीना रिक्वायर्ड होता है, ये जिंदा फैट होती है, जिसको चाहिए होता है। जो हम खाना पीना खाते हैं वो वहां पे जाके स्टोर हो रहा है, उसको चाहिए, उसको सरवाइव करने के लिए लिविंग फैट है वो, उसको सरवाइव करने के लिए जो है वो ग्लूकोज रिक्वायर्ड है जो आप खाने से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे कि हमारी बॉडी में कुछ भी जाए तो ग्लूकोज की फॉर्म में तैयार करती है, तो उसको ये फैट रिक्वायर्ड होती है, दैट इज वेरी डेंजरस। और यही फिर जो है वो डिफरेंट हार्मोन्स भी जो है प्रोड्यूस कर रहे थे, जो कि फिर एक्चुअल रीजन बनता है हाई ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज का, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। तो सारे के सारे ये फैक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ये सारे लोग जो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जब हम डायबिटीज की वजह स्पेसिफिकली बात करें तो वन ऑफ द पिलर्स जो कि हम डिफाइन करते हैं वो ये करते हैं कि आपने एक्सरसाइज करनी है, अपने वेट के ऊपर जो है वो काम करना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ऐसे व्यूअर्स जो डायबिटीज का भी शिकार है और जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ज्यादा हैं, जिनके ब्लड प्रेशर का इश्यूज, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो इसके ऊपर जो है वर्कआउट करें और अपना ये जो नंबर है, जो नो यू नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, थोड़ी देर में इस बताएंगी भी
कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं इस नए टूल के जरिए, सो इसको अप्लाई करना जो है वो बहुत ज्यादा उनके लिए भी जरूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे इसको हमने एक्सप्लेन किया कि इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। अब इसके साथ आगे हम चलेंगे कि ये कैसे मेजर की जाए, अपनी वेस्ट टू हाइट रेशो कैसे मेजर की जाए। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि आपने अपनी वेस्ट और उसके बाद अपनी हाइट जो है इनको डिवाइड करना है आपस में। वेस्ट जैसे कि नॉर्मली अक्सर लोगों को वेस्ट का नहीं पता चलता, अपनी वेस्ट का पूछा जाए तो कहेंगे पता नहीं 32-33 ही है, शायद 30-31 ही है, ऐसे करके कहा जाता है। 19-20 तो हमने हमेशा कहना होता है ना, 19-20 का मार्जिन हम हमेशा रख के चलते हैं कि खाना खाने से पेट फूल जाए तो चलो कोई नहीं है, 30 वाली ले लेते हैं, तो फूल शूल जाए तो है ये पास जाएगी। स्पेसिफिकली मेल्स तो ये होता होगा कि जब पैंट्स वगैरह पहनते होंगे तो उससे अंदाजा लगाते होंगे नहीं कि अब जरा टाइट हो गई तो बेस जरा बढ़ गई। हाँ, अगर कोई पैंट पहनता हो, लेकिन अगर कोई शलवार कमीज या नाड़ा बांधता हो तो फिर उसके बारे में थोड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि अगर पेट बड़ा है तो नाड़ा इलास्टिक यूज कर लिया, और अगर टाइट है तो उसको खींच के टाइट कर लिया तो आपकी वेस्ट उसके मुताबिक सेट हो जाती है। फीमेल्स के साथ ये काफी इशू होता है, अगर वो जीन्स या पैंट्स नहीं पहनती या ट्राउजर्स नहीं पहनती तो उनको बड़ा मुश्किल होता है। अक्सर मुझे देखने में नजर आया कि फीमेल्स के इलास्टिक के साथ 2-2 गिरे लगी हुई होती है, इट मीन्स कि वेस्ट जरा लूज हो गई है। ये इस चीज की निशानी होती है कि जी वेस्ट लूज हो गई है। अब ये कितने इंचेस लूज हुई है ये कोई नहीं पता किसी को, लेकिन इसी तरीके से जो है वो मेल्स में भी उनको अपनी पैंट्स के थ्रू जो है वो अगर वो पैंट्स पहनते हैं तो उसे पता चल जाता है। लेकिन सर मैंने ये भी देखा है अक्सर पैंट्स पहनने के बावजूद भी उन्हें नहीं एक्यूरेट नहीं पता होता, पहन के ट्राई कर लेते हैं कि इसका फिट आ गया तो ठीक है, वो थोड़ा सा मार्जिन हमेशा रखते हैं। क्यों? अगर हाफ पे शादी में पहन के जाना हो कोई सूट तो उसका मार्जिन तो हमेशा रखा जाता है, क्योंकि खाना खाना तो पेट फूल भी जाता है, तो वो फूल दे तो फंस ना जाए हम कहीं, तो उस वजह से हम थोड़ी सी लूज वेस्ट वाली लेते हैं। अक्सर लोग लूज वेस्ट को जो है पसंद करते हैं क्योंकि टाइट के साथ जो है फिर खाना नहीं ज्यादा खाया जाता, तो इसमें डिफिकल्टी होती है। तो जी बिसाइड दिस कमिंग बैक टू द सीरियस टॉपिक अगेन, कि हम जो वेस्ट टू हाइट रेशो की बात कर रहे हैं उसमें आपको अपनी वेस्ट जो है सबसे पहले तो मेजर करनी आनी चाहिए। अगर किसी को अपनी वेस्ट मेजर नहीं करनी आती तो उसके लिए भी हम आज कुछ आसान तरीके जो है वो हम बता देंगे आपको कि कैसे आप अपनी वेस्ट मेजर कर सकते हैं। नंबर 1 तो ये कि जो वेस्ट मेजर ज्यादातर की जाती है वो हम गलत करते हैं मेजर। वेस्ट मेजर करने के लिए आपको जो 2 पॉइंट्स अपने ज़हन में रखने हैं, उसमें नंबर 1 जो मैं आपको बताना चाहूंगी जिससे आपको वेस्ट का जो फिगर है वो पता चलेगा, वो ये है कि आपकी जो रिब केज है, रिब केज पसलियां जहां से खत्म होती हैं वहां से लेके जो बेली बटन है उससे ऊपर तक का जो हिस्सा है उसमें आपने मेजरिंग टेप को लेके लूज रखते हुए, टाइट नहीं करना कि वो वो आपकी स्किन के अंदर धंस जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लूज रखते हुए आपने उसको 0 से जहां पे वो खत्म हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो आप पीछे पूरी बैक से लेके आए हैं, बेली बटन से बेली बटन के इर्द गिर्द बेसिकली आपने करना है, उससे नीचे नहीं, क्योंकि वहाँ उससे ऊपर होना चाहिए। और रिब केज और बेली बटन के दरमियान का जो एरिया है वहां के इर्द गिर्द आपने अपनी वेस्ट मेजर करनी है। दैट इज द राइट प्लेस टू मेजर योर वेस्ट। अपनी वेस्ट को मेजर करने का वो राइट जगह है। ये 2 बोनी पार्ट्स के दरमियान फ्लैशी एरिया जो होता है, बोनी पार्ट्स यानी कि जिसमें आपके हिप बोन आ जाएगी और आपकी रिब केज आ जाएगा, इनके दरमियान जो फ्लैशी एरिया है ये आपको आपकी एक्यूरेट वेस्ट बताता है। वेस्ट यहाँ से आपको पता की जाती है। क्यों? समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग जो है वो टमी से नीचे वो बेली बटन से नीचे वेस्ट में लेकर रहे होते हैं, हालांकि उसकी बेली अच्छी खासी अगर बड़ी है तो वो जो फैट्स हैं वो लटक रही होती है। स्पेसिफिकली जिस एरिया पे आप जो है वो पैंट को जो है बांधते हैं तो उस एरिया को हम कंसीडर कर रहे होते हैं। हाँ, हम कंसीडर करते हैं कि जिधर मैं पैंट बांधता हूँ तो वही वेस्ट होगा। तो काश ऐसा ही होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको बेली बटन के इर्द गिर्द का एरिया, उससे बल्कि थोड़ा सा ऊपर का एरिया जो है वो कंसीडर करना होता है अपनी वेस्ट को मेजर करने के लिए। ये आपको एक तरीका तो ये है अपनी वेस्ट को मेजर करने का, और उसको आप मेजर करें, देखिए कि 0 का डिजिट जो है वो कहाँ पे पूरा आ रहा है, 28 पे आ रहा है, 26 पे आ रहा है, 30 पे आ रहा है, 32, 36 या किस पे आ रहा है, और दोबारा से एक दफा यकीन दहानी कर लें कि जो आपने मेजर किया है वो ठीक मेजर किया है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि ऐसे लोग जो कि जानना चाहें कि हमारी कितनी वेस्ट होनी चाहिए, सो उसके लिए जो टूल है वो ये होता है कि हम हाइट का जो है वो हाफ ले लेते हैं। सो हाइट का जो हाफ है वो बेसिकली डिफाइन करता है कि आपकी इतनी वेस्ट जो है वो होनी चाहिए। बड़ा सिंपल सा एक रूल है कि आपकी जितनी हाइट है उसकी हाफ जो है वो आपकी वेस्ट होनी चाहिए। एग्जैक्टली हाफ जो है वो आपकी वेस्ट होनी चाहिए। आपकी जो हाइट है उसको इंचेस में ही रखते हुए, क्योंकि वेस्ट को हम इंचेस में ही बताते हैं। आपकी हाइट का एग्जैक्टली अगर आप हाफ लेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की हाइट जो है वो 60 इंच है यानी कि 5 फीट है, ऐसे ही होगा। 5 फीट अगर किसी की हाइट हो तो वो 60 इंचेस ही बनते हैं।
उसको आप 2 पे अगर डिवाइड कर ले तो 30 इंचेस की जो वेस्ट है वो उसके लिए आप कह सकते हैं कि वो हेल्दी रेंज में आती है, यानी कि वो उसके लिए ना तो वो अंडर में जा रहा है ना वो ओवर में जा रहा है, ये हेल्दी रेंज में आती है अगर 30 इंचेस आपकी वेस्ट है। सो इसी तरीके से आप सबको अपनी हाइट का अगर आइडिया है उसको कन्वर्ट कर ले इंचेस में एंड देन उसको 2 पे डिवाइड कर लें तो आपको एक रफ एस्टिमेट मिल जाएगा कि मेरी वेस्ट कितनी होनी चाहिए और मेरी वेस्ट इस टाइम पे कितनी है। पहले आप ये कर लें कि आप उसको डिवाइड करके एक वैल्यू ले लें, रफ सी वैल्यू ले लें, फिर उसके बाद आप मेजर कर लें कि करंटली मेरी वेस्ट कितनी है। करंट मेजर करने का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ, उसको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि बेली बटन से थोड़ा सा ऊपर या बेली बटन के इर्द गिर्द और रिब केज से नीचे नीचे, पसलियां जहाँ पे खत्म होती हैं उससे नीचे नीचे, बेली बटन से पेट में जो क्या कहेंगे उसको उर्दू में, बेली बटन को उर्दू में क्या कहेंगे मुझे नहीं, इसका उर्दू एग्जैक्टली नहीं आती मुझे, उससे नीचे वाला एरिया जो है वो आपने नहीं कंसिडर करना। मेरे आईटी टीम में किसी को आई गेस उर्दू आती है लेकिन वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको क्या कहते हैं, नहीं वो तो पंजाबी में कहते हैं। आप इसको जो है वो गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, आपको इमेजेस भी इजीली नजर आ जाएंगे कि आपने किस एरिया में जो इसको मेजर करना है। मिस मेथड में जो हम फार्मूले की बात कर रहे थे उसको वो फार्मूला थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया तो उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करना जो है जी वो मैं अभी दोबारा रिपीट करना चाहूंगी क्योंकि अभी हमने वेस्ट का जो है बताया कि वेस्ट मेजर कैसे करनी है। फॉर्मूला मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। फॉर्मूला ये है कि जी आपने अपनी वेस्ट को जो इंचेस में है उसको एज इट इज ही लगना है और अपनी हाइट को इंचेस में कन्वर्ट करना है। काफी आसान है हाइट को इंचेस में कन्वर्ट करना क्योंकि 1 फीट इज इक्वल्स टू 12 इंचेस। तो अगर किसी की 5 फीट 3 इंच हाइट है तो उसका बनता है जी 63 इंचेस उसकी हाइट बनती है। अब उसने अपनी अगर किसी की वेस्ट जो है वो उसे पता चलता है कि उसकी वेस्ट 28 इंचेस है, 28 को उसने डिवाइड कर देना है 63 इंचेस से और उसको मल्टीप्लाई कर लेना है 100 से क्योंकि हमने एक रेशो ली तो वो आपके पास जो फिगर आएगी वो आएगी 44 उसकी फिगर आएगी। अब उसको आपने हमारे पास आगे फर्दर इसको बताते चले कि इसका जैसे हमने पहले भी मेंशन किया वेस्ट टू हाइट रेशो का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आपको मेल्स के लिए लैदा रेशो बताती है, फीमेल्स के लिए लैदा रेशो बताती है, जेंडर स्पेसिफिक जो है वो रेशो बताती है। जैसे टिकट लेने के लिए मेल्स की लैदा लाइन होती है, फीमेल्स की लैदा लाइन होती है, बिल्कुल इसी तरीके से वेस्ट टू हाइट रेशो में मेल्स की लैदा रेशो है, फीमेल्स की लैदा रेशो है। मैं उसमें बताती चलूंगी कि फीमेल्स की जो रेशो है उसको हम पहले बताएंगे, हमारी स्क्रीन पे भी साथ चल रही होगी कि फीमेल रेशो जो है अगर किसी की वेस्ट टू हाइट मल्टीप्लाई बाय 100 करने से जो वैल्यू या जो नंबर एंड में आए वो नंबर अगर 35 से कम आ रहा है, 35 से कम आ रहा है तो इट मीन्स कि वो अबनॉर्मली स्लिम है, यानी उसे इतना स्लिम या इतना पतला नहीं होना चाहिए, उसके लिए नुकसानदेह है। अगर किसी की रेशो 35 से लेके 41.9 41.9 आ रही है तो इस चीज की इंडिकेशन है, ये इस चीज की निशानदेही है कि वो एक्सट्रीमली स्लिम है, कि वो बहुत ज्यादा पतला है, उसको थोड़ा सा मोटा होने की जरूरत है। अगर किसी की रेशो 42 से लेके 48.9 यानी 42 से 48.9 अगर आ रही है तो इट मीन्स कि वो हेल्दी है, परफेक्ट है बिल्कुल ये, और इसी रेंज में रहना जरूरी है। अगर किसी की रेशो, ये फीमेल्स की मैं बात कर रही हूँ, मैं रिपीट करती हूँ, ये मैं फीमेल्स की बात कर रही हूँ, इसलिए मेल्स इतने गौर से ना देखिए इसको, बेशक फीमेल्स की बात हो रही है यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर किसी की रेशो 49 से 53.9 अगर है तो ये चीज की इंडिकेशन है कि वो ओवरवेट है, वो फीमेल ओवरवेट है। लेकिन नहीं कोई इंटरेस्टेड अगर फीमेल में है तो वो देख सकता है, मैं कोई रोक नहीं रही हूँ किसी को। अगर किसी की रेशो 54 से 57.9 है, 54 से लेके 57.9 अगर है तो वो सीरियसली ओवरवेट है, यानी कि उसको इस चीज की निशानदेही कर रहा है कि मसला गड़बड़ बहुत ज्यादा है, सीरियसली ओवरवेट है। आई थिंक बीएमआई और इसके अंदर फिर ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि वहाँ पे सिर्फ ओवरवेट की बताया है, इन्होंने इसको फर्दर डिवाइड कर दिया कि ओवरवेट और सीरियसली ओवरवेट है, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर उसके बाद अगर किसी की रेशो 58 से भी ज्यादा आ रही है तो इट मीन्स कि वो हाईली ओबीज है, वो काफी मोटा है। अब मैं मेल्स की बताती चलूं, मेल्स में अगर ये रेशो 35 से कम है तो इट मीन्स वही अबनॉर्मली स्लिम है। अगर 35 से लेके 42.9 है तो इट मीन्स कि वो एक्सट्रीमली स्लिम है। अगर रेशो 43 यानी 43 से लेके 52.9 52.9 है तो इट मीन्स कि वो हेल्दी है, परफेक्ट रेंज है ये। और अगर किसी की 53 से 57.9 है तो इसका मतलब कि सीरियसली ओवरवेट है। और अगर किसी की रेशो 63 से ज्यादा आ रही है तो इट मीन्स कि वो हाईली ओबीज है, बहुत ज्यादा मोटा है, उसको अपनी वेस्ट के ऊपर, अपने वजन के ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
सो मेरे ख्याल में ये काफी ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो क्लियर करेंगी और आपको हेल्प करेंगी कि आप अपने वजन को जो है वो कम करने के लिए आपको किस रेंज में अभी इस टाइम पे हैं। आप ओवरवेट हैं, आप सीरियसली ओवरवेट हैं। हमें इस टाइम पे दिखाया जा रहा है कि प्रोग्राम एंड करें, जैसे ऐसे दिखा रहे हैं जैसे जहेज दिखाया जाता है किसी का। तो मुझे प्रोग्राम एंड करना है, वो मैं करती हूँ। अभी जरा इसको वाइंड अप हम कर लें कि सीरियसली ओवरवेट हैं आप या हाईली ओबीज हैं आप, ये आपको वेस्ट टू हाइट रेशियो से पता चलेगा। अगर आप हाईली ओबीज हैं तो पहले आपका सीरियसली ओवरवेट पे आना, फिर उसके बाद ओवरवेट में आना, देन फिर हेल्दी में आना आपका टारगेट होना चाहिए। कभी भी अपने आप के लिए इतने हाई टारगेट ना रखें कि आपके लिए अचीव करना मुश्किल हो जाए। सर आप इसमें कुछ और प्लीज अगर ऐड करना चाहें। नहीं, मेरे ख्याल में आपने काफी इसको अच्छी तरीके से जो है वो एक्सप्लेन कर दिया और हमारे व्यूअर्स ने भी इससे काफी फायदा उठाया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स है, स्टार्टिंग पॉइंट है और आपको यहाँ से अपना एक्चुअल टारगेट जो है वो पता चलेगा कि अब मैंने किस तरफ जो है वो मूव करना है, मैं फॉल कहाँ पे कर रहा हूँ और मैंने किस तरफ जो है वो मूव करना है। सो इट इज एक्चुअली अ ग्रेट हेल्प और एक अच्छी इंडिकेशन जो है जो स्टार्टिंग में जरूरत होती है वो हमें इन टूल्स की हेल्प से जो है पता लगाया जा सकता है। अगेन मैं रिपीट करूंगा कि जो BMI हमने बताया था इट्स नॉट एन ऑब्सोलीट टूल, स्टिल सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो टूल है वो मेजरिंग टूल जो है वो BMI ही है। लेकिन बिकॉज उसके अंदर थोड़े से प्रॉब्लम्स और इश्यूज आ रहे थे जो कि हमने शुरू में आपको एक्सप्लेन भी किया है कि एथलीट्स वगैरह या ऐसे लोग जिनका जिनका मसल मास जो है वो ज्यादा है उनका जब मेजर किया जा रहा था BMI तो प्रॉब्लम आता है, अदरवाइज इट्स परफेक्टली ओके। और बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जिनकी हेल्प से आप ये ले सकते हैं। कैलकुलेट करने में मसला आ रहा हो, माई मैथमेटिक्स इज नॉट गुड, तो मुझे तो वो बहुत ज्यादा मसला आता है, मैंने बहुत सी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड की हुई है जो इसमें हेल्प आउट करती है। हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी एप्लीकेशन के बारे में काफी बात की है और उसमें काफी हमें क्वेश्चंस भी उसके अंदर आए थे कि कौन सी एप्लीकेशन स्पेसिफिकली मेल और मिस कौन सी यूज करते हैं उसके बारे में पूछा गया था कि जहां पे हम लोग कैलोरीज काउंट वगैरह करते हैं। सो वो मैं बताना चाहूंगा कि उस एप्लीकेशन का नाम है माई फिटनेस पैल। इजीली अवेलेबल है आईफोन यूजर्स के लिए भी और एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी, आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अंदर आप मल्टीपल फीचर्स हैं जो कि आप उसके अंदर देख के उससे फायदा उठाया जा सकता है। मैं भी और मिस भी हम दोनों जो है उस एप्लीकेशन को भरपूर तरीके से जो यूज करते हैं और हम दोनों ने उससे जो है बहुत ज्यादा फायदा उठाया। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सर ने बताया कि ये वाली ऐप जो हम यूज कर रहे हैं इसके बारे में डिटेल्स आपने अगर जानी हो तो इंशाल्लाह हम इसको जरूर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। और अभी फिलहाल के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। इसी प्रोग्राम को इन्हीं चीजों को हम आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में भी कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।